हेलो, आई एम शैल और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम फिजियोलॉजी को भी कंप्लीट करके एक साइड रखेंगे। ओके, अब हमने जब ये प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने प्लांट एंड वाटर रिलेशन देखा था, फिर रूट किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, फिर वाटर का और फूड का किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है, दैट इज एक पार्ट से वो दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मिनरल एलिमेंट्स भी एब्जॉर्ब हो रहे थे, वो भी मूव ट्रांसलोकेट हो रहे थे ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ, या ट्रांसपिरेशन पुल जो है उन्हें भी प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचा रहा था। ठीक है, इसके बाद मिनरल एलिमेंट में हर एक मिनरल का स्पेसिफिक रोल देखा, फिर उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस कराई, फिर उसके बाद हमने रेस्पिरेशन कराया। तो ये फाइनली ये सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ी? क्योंकि ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है, यहाँ पे हमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो ग्रोथ दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, इंक्रीज इन साइज होगा, एक सिंगल सेल की साइज में इंक्रीज, या नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज, या प्लांट के ड्राई वेट में इंक्रीज, या प्लांट के फ्रेश वेट में इंक्रीज, या उसके सरफेस एरिया में इंक्रीज। ये सब चीज़ें जो होती है दैट इज अल्टीमेटली किसके कारण हो रही है? ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट में मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंड दैट जो फाइनली रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ग्रोथ के लिए। ठीक है, और डेवलपमेंट जब टर्म यूज करते हैं तो डेवलपमेंट एक बड़े सिनेरियो में हमें देखना पड़ता है, दैट इज एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में होने वाले एंटायर चेंजेस। ठीक है, एक जाइगोट से लाइफ स्टार्ट हुई एंड टिल डेथ तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, कुछ टर्म्स वगैरह रहेंगे इसमें। टर्म्स क्या ज़्यादा, हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देखेंगे, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ग्रोथ हुई और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन यानी कुछ नहीं, हर एक बॉडी के पार्ट को, चाहे आइदर इट इज प्लांट बॉडी या मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी टिश्यू है उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाता है, उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन पे हो जाती हैं। और उसी डिफ्रेंशिएशन होने के कारण हम किसी भी बॉडी पार्ट को रूट बोल रहे हैं, तो किसी को स्टेम बोल रहे हैं, किसी को लीफ बोल रहे हैं, क्योंकि लीफ में टिश्यू डिफ्रेंशिएट हुए हैं, उनमें क्लोरोफिल रखा गया है, क्लोरोप्लास्ट दिया गया उनको ज़्यादा अमाउंट में कि तुम फोटोसिंथेसिस करो। ठीक है, रूट को रूट हेयर दिए गए हैं कि तुम वाटर एब्जॉर्प्शन करो। तो ये डिफ्रेंशिएशन ही फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के दो पार्ट हो गए, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। दूसरा पॉइंट ये बोलता है, टू बिगिन विथ इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट फॉलो ए प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट। तो हम क्लियर देखते हैं कि जाइगोट जो है, जाइगोट पहले एम्ब्रियो में बनेगा। एम्ब्रियो, हम एक प्लांट का एम्ब्रियो जो एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल, रूट टिप रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन बना, फिर वो जर्मिनेट होगा, एक सीडलिंग बनेगा, फिर उससे एक प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जाइगोट से सीडलिंग निकल गया, एम्ब्रियो को स्केप कर दिया गया इस फेज को। तो ये सिक्वेंशियल इवेंट्स होते जाएंगे और एक प्लांट का बनना होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ऑर्डरली सीक्वेंस है, इस समय कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म। ठीक है, जाइगोट, एम्ब्रियोस, देन सीडलिंग, उसके बाद बेबी प्लांट निकला, न्यू प्लांट निकला, फिर वो उसने एक पूरे रूट, स्टेम, लीफ वाला एक बड़ा प्लांट बना लिया। दैट प्रोड्यूसेस रूट, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड एंड इवेंचुअली दे डाई। ठीक है, भले ही प्लांट्स की लाइफ, कई सारे प्लांट्स जो देखते हैं वो हजारों साल जिंदा रहते हैं, लेकिन फाइनली उनकी भी डेथ होती ही है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। ठीक है, द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। अब एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। जब ये सब मिल जाएगा तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, और यदि ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो वो डॉर्मेंट स्टेज में ही रहता है। जब कभी भी उसको फेवरेबल चीज़ें मिल जाएंगी तो वो जर्मिनेट होकर के सीडलिंग प्रोड्यूस करेगा। तो यही जो है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीड जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, सीडलिंग, देन इसके बाद बेबी प्लांट बना, देन एक पूरा की पूरा प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देयर आर फैक्टर विच गवर्न एंड कंट्रोल डेवलपमेंटल प्रोसेस।
अब जब ये हम देख रहे हैं कि एक सीड से जर्मिनेट होकर के एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्लांट बन रहा है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर सब हैं, तो यहाँ पर ये सब बनने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज इंटरनल फैक्टर, लाइक उनका डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, इंट्रिंसिक उनके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग फीचर होता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर के अगेंस्ट भी वो रिस्पॉन्स देंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और इंटरनल फैक्टर जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं वो भी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ जो होती है जनरल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो ग्रोथ है क्या? तो ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल, ठीक है। इसमें अब ओबेसिटी वगैरह को ला करके हम अपना माइंड जो है डाइवर्ट नहीं करेंगे कि अरे कोई दुबला हो जाता है फिर कोई मोटा हो जाता है तो ये क्या रिवर्सिबल, वो नहीं, हम ये सब चीज़ों को नहीं मतलब कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ एक नॉर्मल पैटर्न में जब बात की जाती है तो एक जो स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल इवेंट्स की बात की जाती है, तो जैसे हाइट बढ़ गई तो हाइट कम नहीं होगी, यदि बोन की एक साइज है, फोर लिम्ब या हैंड लिम्ब की एक साइज बढ़ गई तो वो फिर शॉर्ट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तो एडिपोज टिश्यू को आप अलग ही रख दीजिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन मतलब हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ इररिवर्सिबल होती है, तो इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होती है, तो इस सेंस में आपको ग्रोथ को देखना है, उधर मत लेके जाओ दिमाग की एडोपोज फैट डिपोजिशन और इस पे, ठीक है। तो एन इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन एंड इट्स पार्ट ऑफ इवेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो कुल मिलाकर के दैट इज यहाँ पे जो है ग्रोथ जो है वो इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ये है, ठीक है। देन जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म का कंट्रीब्यूशन होता है, और ये हमें मालूम है एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोई भी एनाबोलिज्म हो रहा है या कैटाबोलिज्म हो रहा है, एटीपी हमें खर्च करनी ही पड़ती है। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अ ग्रोथ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो हमें मालूम है नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं, यहाँ पर पीस ऑफ वुड की बात कर रहा है, तो इम्बिबिशन के कारण डेफिनेटली उसमें स्वेलिंग होगी, ओके। तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा है, बिकॉज ग्रोथ इज ऑल्सो शेयर्ड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। हमने एनाटॉमी में, जब मेरिस्टेम वगैरह हमने पढ़ा था तब हमने बात की थी कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, क्योंकि उनके रूट एंड स्टेम टिप पर या शूट टिप पर मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, और वो कंटिन्यूस सेल ऐड करते जाते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं, और प्लांट जो है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं। साथ ही हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक लीफ हुआ, फ्रूट हुआ, सीड हुआ, ये जो है डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट की ओवरऑल हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, जो फ्रूट, लीफ, फ्लावर, सीड, ये डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो plant growth is unique because plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life. The ability of the plant is due to the presence of meristem at certain location in their body. Localized होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, शूट टिप एंड रूट टिप पे होते हैं, यही बात कह रहे हैं ये। The cell of the such meristem have the capacity to divide and self-perpetuate. ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में कैपेसिटी होती है वो डिवाइड करके नई सेल बनाती हैं और अपने भी नंबर को इंटैक्ट रखती हैं, उतने नंबर उनके बने रहते हैं। द प्रोडक्ट हाउवर सून लूजेस द, अब जब ये मेरिस्मेटिक सेल, सब चीज़ें आप लोगों को मालूम है, एनाटॉमी में हमने बहुत अच्छे से किया है कि मेरिस्मेटिक सेल का जो डॉटर सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एज अ परमानेंट टिश्यू, और हमने 3 परमानेंट टिश्यू दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और फिर कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम वगैरह पढ़ा था।
तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के प्रोडक्ट हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, डिवीजन कैपेसिटी लूज करते हैं और प्लांट बॉडी को बनाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड, ठीक है, टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या है? क्योंकि मेरिस्टेम है तो ये जो है ग्रोथ करते ही जा रहे हैं, प्लांट्स जो है वो ग्रोथ कंटिन्यूसली शो करते हैं। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड? डज दिस एवर हैपन? यदि डेफिनेटली यदि सारे मेरिस्टेम उनमें डिवीजन की कैपेसिटी उनमें खत्म हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो डिटर्मिनेट हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। यदि यहाँ का एपिकल मेरिस्टेम ने काम करना छोड़ दिया तो यहाँ जो एक्सिलरी बड है वो इस फंक्शन को एक्वायर कर लेती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि हम हाइपोथेटिकली सोचें कि सारे मेरिस्टेम ने डिवाइड होना छोड़ दिया तो प्लांट भी डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करेगा। देन रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट। हाँ, अब जब हम बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ की तो वहाँ पर हम प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट को हाइट में बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट को विड्थ में बढ़ाता है। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ दैट इज इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम जिसमें हम कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम देखते हैं वो जो होते हैं प्लांट को विड्थ में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यही चीजें बोल रहा है। डाइकोटिलीडन प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, द लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम अपेयर लेटर इन लाइफ, बाद में बनते हुए डिफरेंशिएशन से बनते हैं, डिफरेंशिएशन से बनते हैं। ओके, these are the meristem that causes increase in the girth of organ in which they are active. This is no secondary growth. तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं और वो प्लांट को विड्थ या गिर्थ में बढ़ाते हैं। यही चीज इमेज दी हुई है एनसीईआरटी में। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम ये इंक्रीज करेंगे इस डायरेक्शन में, जबकि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये प्लांट को, ये जो एरो शो कर रहा है ये चौड़ाई में बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। अब ग्रोथ इज मेजरेबल। अब ग्रोथ जो होती है हम सिंपल सा जो मैंने शुरू में बोला कि हम उसको फ्रेश वेट में इंक्रीज देख सकते हैं, ड्राई वेट में इंक्रीज देख सकते हैं, सेल साइज में इंक्रीज देख सकते हैं, सेल नंबर में इंक्रीज देख सकते हैं, सरफेस एरिया में इंक्रीज देख सकते हैं, तो ये वॉल्यूम में इंक्रीज देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे पैरामीटर हैं जिससे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, और जो इस ग्रोथ मेजरमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसे हम ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल, एक सेल की ग्रोथ की बात करेंगे तो क्या होगा? वो प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा। हालांकि उसको मेजर करना इजी नहीं होता है, लेकिन उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ा। सिंपल सा है, जब एक सेल बनी, ठीक है, ये एक सेल डिवाइड हुई, इसने 2 डॉटर सेल बनाई, तो 2 डॉटर सेल की साइज देखो कितनी छोटी है। अब ये इसमें मेटाबॉलिज्म होगा और उसकी साइज इंक्रीज हो गई, तो यहाँ क्या इंक्रीज हुआ? प्रोटोप्लाज्म ही तो इंक्रीज हुआ। यही लाइन लिखिए, ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Okay. Then growth हम किस में नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? फ्रेश वेट में बढ़ोतरी या वृद्धि को, इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। ये कोई भी तरीका आप ले सकते हैं ग्रोथ को मेजर करने का। ओके, तो ये सब चाहें तो ये सब एमसीक्यूज में बन सकते हैं। ठीक है, कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, देन 3 ऑप्शन दे दिए, देन 4th ऑप्शन ऑल, इस तरीके से हो सकता है। वन सिंगल, यहाँ पर एक ग्रोथ का एग्जाम्पल दे रहा है कि यदि एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट मेरिस्टेम को देखते हैं, रूट मेरिस्टेम को, तो 1 घंटे में वो इतनी सारी सेल्स प्रोड्यूस कर लेती है, 17,500। और यदि वाटरमेलन की एक सिर्फ सिंगल सेल की साइज देखें तो वो अपनी ओरिजिनल साइज से 50,000 टाइम बढ़ जाती है। और हमने देखा है कि 95% वाटरमेलन में वाटर होता है, तो वाटरमेलन की सेल की जो साइज इंक्रीज हो रही है तो एक्चुअली उसमें वाटर का ही अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये 2 डेटास को जरूर याद रखो आप। ठीक है, किसका किसका दिया हुआ है? दैट इज मेज रूट अपेक्स का दिया हुआ है, और वाटरमेलन की सिंगल सेल की साइज को बताया है कि 50,000 टाइम बढ़ जाती है। इन द मेज ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर।
वहाँ पर हमने देखा 17,500 नंबर सेल्स के नए प्रोड्यूस हो गए, तो सेल की इंक्रीज हुई, सेल के नंबर इंक्रीज हुए, तो वहाँ पर हम जो ग्रोथ को मेजर करेंगे वो सेल के नंबर में इंक्रीज के रूप में करेंगे, जबकि वाटरमेलन में सेल की साइज इंक्रीज को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब जब फेज ऑफ ग्रोथ देखते हैं तो फेज ऑफ ग्रोथ में ये भी हमने रूट में पढ़ा हुआ है, जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तब पढ़ा था हमने। ठीक है, जब हम रूट की बात करते हैं तो ये है रूट, यहाँ पर रूट एपिकल, रूट मेरिस्टेम है, रूट टिप है जहाँ पर मेरिस्मेटिक सेल है। तो यहाँ इस रूट मेरिस्टेम को जो बनाने वाली सेल होंगी, कई बार हो चुका है, पढ़ चुके हैं ये, आप लोग भी अपने मन में रिकॉल करो। दैट इज जो सेल मेरिस्मेटिक होती हैं उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, उसमें थिन सेल वॉल होती है, केवल प्राइमरी वॉल होती है, उसमें सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाती है मेरिसेल और मेरिस्मेटिक। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, मेरिस्मेटिक फेज, देन उसके बाद इलोंगेशन फेज, फिर मैचुरेशन फेज। इलोंगेशन, अब जैसे ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं या इन्होंने डॉटर सेल बनाए हैं तो उनकी साइज छोटी है, फिर ये सेल का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये मेन हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि टर्जिडिटी के कारण सेल का इलोंगेशन होता है। टर्जिडिटी जो होती है इलोंगेशन में कंट्रीब्यूट करती है, तो इलोंगेशन से ही तो फिर ये लेंथ इंक्रीज होते जा रही है। तो ग्रोथ में वाटर की इंपॉर्टेंस देख लो, क्योंकि वाटर ही टर्जिड बनाएगा उसको। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड दिखेंगे। देन सेल को जितनी भी लेंथ में बढ़ना था बढ़ गई, फिर उसमें सेकेंडरी वॉल लेट डाउन होगी, उसके बाद जो भी उसका डिफ्रेंशिएशन होना है उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये सभी तो इसी से बनी है, सभी डॉटर सेल तो इसी से बनी है। अब जब इन्होंने पूरा इलोंगेशन कर लिया, फिर इनको बोल दिया जाएगा कि तुम स्क्लेरेनकाइमा में मैच्योर हो जाओ, तुम पेरेनकाइमा में मैच्योर हो जाओ, तुम फ्लोएम बन जाओ, तुम जाइलम बन जाओ। ठीक है, तो मैच्योरेशन जो होता है दैट इज वो एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन होता है, और हर एक सेल्स को उनका पर्टिकुलर काम असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लो जीन रेगुलेशन से। इसमें कौन, ये यदि पेरेनकाइमा के रूप में डिफ्रेंशिएट हो रही है तो इसमें कुछ जीन एक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ जीन्स को ऑफ कर दिया जाएगा। ये यदि स्क्लेरेनकाइमा है तो इसमें धीरे धीरे पूरा की पूरा प्रोटोप्लाज्म को खत्म कर दिया जाएगा, अंदर प्रोटोप्लाज्म की जगह ल्यूमेन बन जाएगी। ठीक है, और किसकी वॉल में क्या डिपोजिशन होता है, ये सारी की सारी चीजें जेनेटिकली कंट्रोल होती हैं। जैसे स्क्लेरेनकाइमा पढ़ते हैं, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेड, जाइलम फाइबर, ये सब डेड टिश्यू है। तो पहले वो अपना पूरा डिपोजिशन वगैरह रेडी कर लेंगे, लिग्निन विग्निन की थिक वॉल डिपॉजिट कर लेंगे। थिक वॉल डिपोजिशन जरूर है, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन में कि उसमें नेगेटिव प्रेशर रहता है। नेगेटिव प्रेशर रहता है तो उसको थिक वॉल डिपॉजिट करना जरूरी है, नहीं तो जब पानी ट्रांसपिरेशन पूल ऊपर से स्ट्रॉ जैसे सक करेगा तो वेसल की वॉल जो है ऐसे कोलैप्स हो जाएगी। तो यहाँ पर थिक वॉल रख के किया जाता है कि जब भी नेगेटिव प्रेशर बने तो वो अपनी ही जगह पे रहे। यदि सेकेंडरी वॉल का थिक डिपोजिशन नहीं होगा तो ये इस तरीके से ऊपर से खींचेंगे। जब हम बेकार की क्वालिटी के स्ट्रॉ से वाटर को सक करते हैं तो आप देखना उसकी जो ल्यूमेन है, कैविटी है, वो एक दूसरे से चिपक जाती है, क्योंकि वो इतने नेगेटिव प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कोलैप्स हो जाती है। तो जाइलम वेसल्स कोलैप्स नहीं हो, इसलिए उनमें थिक वॉल का डिपोजिशन जरूरी होता है। और जब ये प्रोटोप्लाज्म खत्म होगा उसके पहले ही सेल ये सब थिक वॉल लिग्निन वगैरह सिक्रेट करके वेसल को आगे की एक्टिविटी के लिए रेडी करके छोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात तो ये कर रहे थे कि मेरिस्मेटिक सेल इलोंगेशन में हमने देखा, मैचुरेशन, हमें सबकी मीनिंग क्लियर है। ये मैचुरेशन जोन हो गया, ये इलोंगेशन जोन हो गया, और ये फॉर्मेटिव फेज दैट इज ये मेरिस्मेटिक जोन है। ओके, देन द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। यानी कुल मिलाकर के मैं ये देख रही हूँ इसमें तो आधा से अधिक हमने जो फिजियोलॉजी में हम जो पढ़ के आए हैं वही चीजें हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बस उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फिर से रखा गया है। The cell in this region are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei. Their cell wall are primary in nature. ये important point है कि मेरिस्मेटिक सेल में इनकी सेल वॉल में केवल प्राइमरी वॉल होती है, थिन एंड सेलुलोजिक, जो कि थिन होती है और सेलुलोजिक होती है, जिसमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन द सेल प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक जोन के जस्ट ऊपर हमने क्या रखा है, इलोंगेशन जोन रखा है। फेज ऑफ इलोंगेशन को शो करता है। इंक्रीज वैक्यूलेशन, अब जो डॉटर सेल्स बनाई मेरिस्मेटिक सेल में उसमें वैक्यूलेशन हो जाएगा, यही बोल रहा है, इंक्रीज वैक्यूलेशन, और सेल इनलार्जमेंट होगा, और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। ये पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखिए। वैक्यूलेशन देखने को मिलेगा,
और सेल इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा और न्यू सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होगा। मेरिस्मेटिक में थिन सेलुलोजिक वॉल थी, ठीक है, और यहाँ पर ये और जो है जो डॉटर सेल बनी, जो इलोंगेशन जोन में पहुंच चुकी हैं, उनमें वॉल का डिपोजिशन कंटिन्यूस होता जाएगा। देन further away from the apex that is more proximal to the face of elongation lie the portion of the axis which is undergoing the phase of maturation. The cell of this zone attain the maximal size in the term of wall thickening. maximum wall जितनी भी thick करना है wall को, वो maturation, क्योंकि differentiation हो रहा है, जो भी बिल्कुल final रूप में लाना है वो maturation zone में आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन सब देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड द सेल टाइप रिप्रेजेंट, हाँ, यदि हम एक प्लांट बॉडी को देखते हैं, पूरी प्लांट बॉडी को देखते हैं, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टिश्यू हमें मैचुरेशन जोन के दिखाई देंगे, यानी मैच्योर डिफरेंशिएटेड दिखाई देंगे, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। देन ग्रोथ रेट, इसके पहले टॉपिक में भी हमने क्लियर किया था कि रेट जब कभी टर्म यूज होता है तो वो टाइम के रिलेशन में होता है। 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर बढ़ा कि 1 मिनट में 10 सेंटीमीटर बढ़ा, तो यहाँ टाइम पीरियड दिया जाता है रेट के केस में। द इंक्रीज ग्रोथ रेट, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, increase growth per unit time is termed as growth rate. Thus the rate of growth can be expressed mathematically, ठीक है, टाइम के रिलेशन में हो रहा है तो हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। अभी देखते हैं 2 फॉर्मेट में करेंगे हम। द रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली, एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन अ वैरायटी ऑफ वे। किस तरीके से बनाएंगे इसको पहले देख लेते हैं। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल। अब यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं ग्रोथ के। एक तो कोई भी बॉडी पार्ट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अरिथमेटिक वे में बढ़े या जियोमेट्रिकल पैटर्न में बढ़े। अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक पैटर्न का यही रहता है कि यहाँ पर एक सेल है अरिथमेटिक में, तो ये जब डिवाइड होगी 2 सेल बनेगी। अब ये 2 डॉटर सेल में ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी एज ए परमानेंट टिश्यू, और लेकिन ये और मतलब डिफ्रेंशिएट हुई यानी इसने डिवीजन पावर को लूज किया है, और ये अभी भी डिवीजन को रख रही है। ये फिर से 2 सेल बनाएगी, उसमें से एक को परमानेंट टिश्यू में करेगी और ये मेरिस्मेटिक बनेगी। फिर ये डिवाइड होगी, इसमें एक परमानेंट टिश्यू में मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और एक मेरिस्मेटिक बने रहेगी, ठीक है। जबकि इनके केस में, जियोमेट्रिक के केस में ये होता है 1 से 2 बने, अब ये 2 भी डिवाइड होंगे, ये 4 बन गए, ठीक है। 4 में ये भी 2 हुए तो ये 8 बन गए, फिर 8 से 16। तो जस्ट ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये ग्रोथ रेट जो है ये अरिथमेटिक है और ये जियोमेट्रिक है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जाइगोट जब इनिशियल स्टेज में होता है तो यहाँ तक ये देखो एक सिंगल सेल था जाइगोट, इसने डिवाइड होकर के 2 सेल स्टेज बनाई। अब ये जो 2 बनी इनमें भी डिवीजन हुआ तो ये 4 सेल स्टेज हुई, फिर ये 8 सेल स्टेज हुई। तो यहाँ पर हमें ये शुरू में जाइगोट जो होता है अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न को शो करता है, फिर उसके बाद जो ये है वो स्टार्टिंग में जियोमेट्रिक शो करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। उसके बाद ये अरिथमेटिक फेज में चला जाता है। अब इसके बाद सभी सेल डिवाइड नहीं होंगी, वो डिवीजन पावर एक जगह लिमिटेड होगा। फिर यहाँ देखो ये जो है ये डिवाइड होने की कैपेसिटी रखती है, जबकि ये जो लाइट ब्लू जो है वो डिवीजन कैपेसिटी इनमें लूज हो रही है, और ये जो व्हाइट वाली जो है वो डिफ्रेंशिएट होते जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो जाइगोट के लिए इस इमेज से जो क्वेश्चन बनता है कि जाइगोट इनिशियल स्टेज में जियोमेट्रिकल पैटर्न ऑफ ग्रोथ को शो करता है, देन लेटर स्टेज बाद में जो एम्ब्रियो है वो अरिथमेटिक पैटर्न शो करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक को यदि हम शो करेंगे तो वो एक लीनियर ग्राफ शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 बनी फिर 1 बनी फिर 1 बनी, तो एक सेल ही तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते जा रही है, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सिग्मॉइड कर्व शो करेगा, ठीक है।
तो अरिथमेटिक जिसमें एक दो डॉटर सेल बनी तो एक तो मेरिस्मेटिक रह जाएगी, दूसरी परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट हो गई। जो मेरिस्मेटिक रह गई है वो फिर से डिवाइड होगी, एक और परमानेंट टिश्यू बनाएगी और एक जो है वैसी ही मेरिस्मेटिक रहेगी। जबकि यहाँ पर ये इसकी दो डॉटर सेल, दोनों में ही मेरिस्मेटिक कैपेसिटी है, इन्होंने दोनों ने दो दो बनाया, फिर इनकी जो डॉटर सेल है इनमें भी मेरिस्मेटिक कैपेसिटी है, ये भी डिवाइड होकर के दो दो बनाती गई। तो जस्ट हमें 1 से 2, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16 सेल दिखाई देंगी। ठीक है, तो इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर एज परमानेंट सेल। ठीक है, मतलब जो एक डॉटर सेल है वो मेरिस्मेटिक बनी हुई है, दूसरी जो है वो डिफरेंशिएट होते जा रही है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय अ रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। पहले देख लेते हैं ये। ठीक है, ये जो ग्राफ की बात कर रहे हैं वो यही है, क्योंकि यहाँ पर एक सेल बनी उसके कारण इतनी हुई। सपोज ये 1 मिनट था, फिर ये इसमें से इसकी जो दूसरी जो मेरिस्मेटिक है उसने डिवाइड होकर के एक और सेल को बना दिया। ठीक है, तो अगले 1 मिनट में ये इतनी ग्रोथ हुई, फिर एक और सेल बनी अगले 1 मिनट में तो ये इतनी ग्रोथ हो गई। तो ये हमें टाइम के रिलेशन में ये लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ एक एक सेल बनती जा रही है तो ग्रोथ ये हमें लीनियर पैटर्न में दिखाई देगी। ये टाइम है, एक एक मिनट का टाइम है और एक एक सेल ऐड होते जा रही है, तो एक सेल ऐड हुई तो इतनी ग्रोथ हुई। ठीक है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर की हाइट है, एक सेल जो है 5 सेंटीमीटर की है, तो एक सेल थी तो उससे इतनी 5 सेंटीमीटर, अगले 1 मिनट में फिर एक और सेल ऐड हो गई तो ये 10 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, फिर एक और सेल उसकी भी 5 सेंटीमीटर की हाइट है तो प्लांट की हाइट 15 सेंटीमीटर हो गई। तो एक एक सेल ऐड हो रही है, इस वजह से ये लीनियर पैटर्न दिखाई दे रहा है। देन जियोमेट्रिकल ग्रोथ, जियोमेट्रिकल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8। ओके, तो इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली देयर आफ्टर। ठीक है, शुरू में ये स्लो ग्रोथ शो करेंगी, फिर बहुत तेजी से ग्रोथ शो करेंगी, फिर स्लो डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली देयर आफ्टर। उसके तो जो स्लो ग्रोथ, शुरू में जो स्लो ग्रोथ है उसे हम लैग फेज बोलते हैं, फिर उसके बाद बहुत तेजी से ये ग्रोथ शो करती हैं, उसे हम एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज कहते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल फेज के बाद या लॉग फेज के बाद फिर स्लो डाउन हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, जिसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। Here both the progeny cell following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. However, with limited nutrient supply, the growth slow down, leading to a stationary phase. If we plot the parameter of growth against time, we got a typical sigmoid or S curve. तो जहां अरिथमेटिक जो है लीनियर ग्राफ को शो करता है, ये जो होते हैं जियोमेट्रिक जो होते हैं वो एस शेप कर्व को या सिग्मॉइड कर्व को शो करते हैं। A sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in natural environment. ये लाइन क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है कि ये है ये इस तरीके से सिग्मॉइड कर्व है। शुरू में ये लैग फेज है, स्लो ग्रोथ है, फिर ये बहुत तेजी से ग्रोथ शो किया। ठीक है, इतने से टाइम में इसने इतना, देखो इतने ही टाइम में इसने इतनी ग्रोथ शो की, और इतने ही टाइम ले लो, इतना ले लो, इसमें इतनी ग्रोथ शो कर दी उतने ही टाइम में। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं तो ये टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये सीधे नहीं जा रहा बल्कि ये रुक गया है। ठीक है, ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, ये ऊपर जाने की जगह ये इस साइड आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि यदि नेचुरल एनवायरनमेंट में ये होता है कि लिमिटेड फूड सप्लाई होती है। अब यदि मैं इसी को ही एक लैब में ग्रो करा लूँ और इनको जो जो चाहिए, जितने अमाउंट में चाहिए, मैं वो अबंडेंटली उनको प्रोवाइड कराते रहूं, तो ये जो है, ये जो रुक गया था वो रुकेगा ही नहीं, वो ऐसे सीधा भागता ही रहेगा। ठीक है, बहुत तेजी से भागेगा, थोड़े से टाइम में ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है जब ये फास्ट ग्रोथ शो करते हैं तो यहाँ इनके सराउंडिंग में, ये लैब नहीं है, इनके सराउंडिंग में जो कुछ भी था खाने पीने के लिए सब खा पी के खत्म कर दिया। अब इसके बाद ग्रोथ जो है, मतलब कम न्यूट्रिएंट अब बहुत कम रह गए, तो उनकी ग्रोथ जो है स्टेशनरी पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो यदि आप सिंपल से तरीके से यदि हम अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक वाले को कंपेयर करें तो वो दो टाइप के लोगों से कंपेयर कर सकते हो। एक जो है जिनके पास पैसा है, वो 100 रुपये हैं, 50 रुपये खर्च करेंगे और 50 रुपये उन्होंने अपनी
चीज़ों के लिए, अपनी लग्जरी के लिए खर्चा कर दिया, और 50 रुपये को रखा है कि ये 50 जब 100 हो जाएगा तब मैं ये 50 रुपये फिर से अपनी लग्जरी में खर्च करूँगा। फिर वो 50 बचा है, यानी वो एक सेल जो मेरिस्मेटिक है वो फिर 50 से 100 रुपये बनाई, फिर 50 रुपये को दे दिया। तो एक प्लान्ड वे में बढ़ते हैं कि उनको कभी कमी नहीं होती, वो बराबर से बढ़ते जाते हैं। जबकि जो ये ज्योमेट्रिक है, जैसे आया सब खाया पिया ख़त्म किया, ठीक है, वो वाली ग्रोथ जो होती है वो जियोमेट्रिक हो जाती है। बात की बाद में सोचेंगे क्या करना है, नहीं है तो चुपचाप इस ग्रोथ को रोक के बैठ गए, ठीक है। तो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर एक चीज और, आई डोंट नो, जो हमारी अरिथमेटिक ग्रोथ होती है उसको हम LT इज इक्वल टू L0 RT से रिप्रेजेंट करते हैं। LT एक यदि हमने 10 मिनट का टाइम स्टडी के लिए सेट किया है तो ये देखो L0 इनिशियल ग्रोथ मान लो 10 सेंटीमीटर की है, उसको लिया 10 मिनट के बाद, दैट इज लास्ट, हमको 10 मिनट के बाद देखना है कि ग्रोथ कितनी हुई। तो LT जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे मैं 10 मिनट के बाद बोल रही हूँ, उस समय यदि इसकी हाइट जो है 20 सेंटीमीटर हो गई तो ये L0 जो है इनिशियल, तो जो ये है लास्ट जो होती है, मतलब T टाइम के बाद जो ग्रोथ हुई है उसको रिप्रेजेंट करती है। R जो है ग्रोथ रेट है T टाइम पे, ठीक है। तो यह अरिथमेटिक का जो फॉर्मूला होता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस मल्टीप्लाइड नहीं, प्लस RT होता है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है, दैट इज L0 इनिशियल साइज जो होगा, फाइनल साइज हो गया LT आफ्टर T टाइम, एंड R जो है ग्रोथ रेट हो गया एट T टाइम, ठीक है। तो ये तो अरिथमेटिक का हो जाता है। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो W1 इज इक्वल टू W0 ERT, क्योंकि हमने देखा है एक्सपोनेंशियल है, दैट इज 2 का पावर, ठीक है। तो 2 का यानी 2 इंटू T दैट इज 4, ठीक है, 2 का पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो ये जो है E जो है, E शो करता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। और W1 यहाँ पे भी वही चीज है, W1 फाइनल साइज हुआ, जो हमने अर्थमेटिक में क्या बोला था, LT लिया था, और W0 इनिशियल साइज हुआ जिसे हमने L0 बोला था। R इज ग्रोथ रेट, टाइम ऑफ ग्रोथ, T इज टाइम ऑफ ग्रोथ, एंड E इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, क्योंकि जियोमेट्रिक में हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से वो रेज टू द पावर से देखते हैं, दैट्स वाई E हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ओके। हियर R इज द रिलेटिव ग्रोथ rate and is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material, referred to as efficiency index, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज को, इसको जरूर ध्यान रखिए कि R जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इनिशियल से फाइनल को कंपेयर कर रहा है, एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस। हाँ, अब इनिशियल W0 से W1 तक जाने में ग्रोथ हुई है तो कितना प्लांट मटेरियल ऐड किया वो भी रिप्रेजेंट करेगा R, ठीक है। और न्यू प्लांट मटेरियल referred to as efficiency index. Here the final size of W1 depend on the initial size W0. हाँ, यहाँ पर आप देख लो ये सभी इसके प्रपोर्शन में, W0 यदि शुरू की साइज मैंने 15 सेंटीमीटर ली है तो फाइनल साइज की, और एक मतलब 2 केस हम लेते हैं, मतलब जो W1 है किस पे डिपेंड करेगी, W0 पर डिपेंड करेगी और R एंड T पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ग्रोथ रेट पर डिपेंड करेगी उतने ड्यूरेशन में। तो ये यदि हम किसी को भी इनके अमाउंट को बढ़ाएंगे तो ये भी हमें जो फाइनल ग्रोथ मिलेगी वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मान लो हम 10 मिनट में देख रहे हैं, एक प्लांट ले रही हूँ जिसमें इनिशियल साइज 15 था, दूसरा प्लांट ले रही हूँ जिसका इनिशियल साइज 20 था, ठीक है। तो 20 जो है ये मान लो 40 में चेंज हो रहा है और ये मान लो 30 में चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका शुरू का साइज कम है और इसका शुरू का साइज बड़ा है। तो इनिशियल साइज पे भी डिपेंड करेगी कि किसमें उसमें कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया जियोमेट्रिक ग्रोथ का शुरू, लेग फेस, ये मान लो 1 मिनट लिया है, फिर नेक्स्ट इतना ही ले लो, ये 1 मिनट, तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ग्रोथ हुई, यहाँ तक बढ़ा, और इतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ठीक है।
मान लो ये मैं इसको 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 बढ़ा हुआ है 1 मिनट में, 1 मिनट में ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो अगले 1 मिनट में ये कितना बढ़ गया, 2 से 8 तो 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। अगले 1 मिनट में ये जो है मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ, मान लो 14 ले लिया, तो ये फिर 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो ये जो है ये दैट इज इतना पोर्शन, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज को शो कर रहा है। फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई, तो ये जो है हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। कमी होने के कारण उनकी जो ग्रोथ है जो इतनी तेजी से चल रही थी वो स्लो डाउन हो गई। अगले 1 मिनट में देखो तब भी प्लांट यहीं पे था और अगले उसमें भी देखो तो भी वो वहीं पे ही है। ठीक है, तो सिंपल सा है, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इस फेज का कारण बनता है। ठीक है, एंड एम्पल यानी बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, वो एक्सपोनेंशियल फेज का कारण बनता है। लैग फेज क्यों? क्योंकि जब यहाँ कोई भी प्लांट जैसे सपोज हम कहीं पे भी जाते हैं तो एक्लेमेटाइज होने में या एडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम सब चीज़ें देखते हैं, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, फिर हम वहाँ पर ग्रो करना शुरू करते हैं या हम अपनी पूरी एक्टिविटी चालू करते हैं। मान लो आपका ट्रांसफ़र कहीं और होता है, नई सिटी में, वहाँ जाओगे तो जो पुराने शहर में आप जितनी एक्टिविटी कर रहे हो उसको एकदम से हमें रोकना पड़ता है। पहले हम सब चीज़ें जज करेंगे, हाँ यहाँ ये अच्छा है, यहाँ ये अच्छा है, तो वही चीज़ जो है लैग फेज है, लैग फेज की कम एक्टिविटी का कारण। जब वो सेटल हो गया, नहीं यहाँ सब कुछ बढ़िया है, तो वो अपनी पूरी एक्टिविटी चालू कर देगा जो कि एक्सपोनेंशियल फेज है। ठीक है, तो और जब न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन हो जाएगा तो वो स्टेशनरी फेज में आ जाता है। तो इसका हमने फॉर्मूला भी देख लिया, W1 = W0 ERT। ठीक है, W0 ERT किसी को भी इंक्रीज करोगे तो W1 जो है फाइनल साइज जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन 2 वे। कैसे कर सकते हैं? कितने अमाउंट में ग्रोथ हुई उसको, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया और रिलेटिव ग्रोथ रेट। 2 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, पहले में कितना था और बाद उसके कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ हुई, इसको एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर देखो ये वाला, ये हमने DPS में भी सॉल्व किया है। इसका इनिशियल साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइनल साइज इसका कितना आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, इसका इनिशियल साइज कितना है, 50 है और फाइनल साइज कितना है, 55 है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये इमेज हमने जो देखी, ए जो 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गई, बी वो वाली है जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ी है। ठीक है, 2 leaves A and B are drawn that are different size but show absolute increase in area in given time to give A1 and B1. However, one of them show much higher relative growth rate. Which one and why? ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो दोनों की देखते हैं तो ये दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हो रही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रही है। ये भी 50 से 55 जा रही है, 55 माइनस 50 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया। इसको भी 10 माइनस 5 करेंगे तो हमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी रिलेटिव ग्रोथ जो है वो 100% है और इसकी जो है 10% है। कैसे? क्योंकि देखो 5 सेंटीमीटर जो ये आया तो एब्सोल्यूट ग्रोथ 5 एंड इनिशियल 5 into 100, तो 5 दैट इज ये 100% इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट हुई। अब दिख ही रहा है 5 से जस्ट डबल 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो 100% है। और यहाँ पर आप देखो तो 5/50 into 100 करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 10 जा, ये 100 है तो 10 1 जा
10, तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ जो है 50 से वो 55 पहुंचा है, वो कहाँ 5 से 10 पहुंच गया, जस्ट डबल किया। तो यहाँ रिलेटिव ग्रोथ जो है इसकी 10% है और इसकी रिलेटिव ग्रोथ जो है वो 100% है। ठीक है, अब कंडीशन फॉर ग्रोथ, कंडीशन फॉर ग्रोथ हम पूरे फिजियोलॉजी में वही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या फैक्टर्स चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक इन जनरल देख लो, सबका रोल मालूम है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए या डिफरेंट मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है उनके लिए मिनरल एलिमेंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए ही। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में भी इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी। द लिस्ट में हैव वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। The plant cell grow in size by cell enlargement which is turn requires water। ठीक है, एक्सटेंशन हो रहा है तो एक्सटेंशन टर्जिडिटी के कारण हो रहा है। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट, छोटी सी डॉटर सेल बनी थी और वो डॉटर सेल इनलार्ज हुई एलोंगेशन फेजेस में, उसके लिए पानी की जरूरत है। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, इन एक्सटेंशन ग्रोथ। दस प्लांट ग्रोथ, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ के आ चुके हैं, प्लांट वाटर रिलेशनशिप में। दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। ठीक है, हमें मालूम है वाटर, प्रोटोप्लास्ट क्या है, वाटर में सब सारी चीजें ही तो घुली हुई पड़ी हुई हैं, डिफरेंट सॉलिड्स घुले हुए हैं। एंजाइम को एक्शन करना है, यानी जब हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल में क्या मेनली वाटर ही तो है। तो वाटर की इंपॉर्टेंस को आप किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है जिसमें जो कि एंजाइमेटिकली ऑपरेटेड होता है, सब में सबको फंक्शनिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, रेस्पिरेशन पढ़ के आ चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स हमने देखा डिफरेंट मतलब बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए चाहिए, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के को फैक्टर के रूप में भी हमें मिनरल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम होगा, देखो जब कभी भी हम टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो जिसमें बेस्ट ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। इससे नीचे जो होगा मिनिमम हो जाएगा, इससे मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर इससे नीचे जाने पे एंजाइम एक्टिव नहीं होते और ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा जाने पर, यानी ज़्यादा जाने पर एंजाइम्स जो होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन होते हैं, वो कोगुलेट हो जाएंगे और कोगुलेट हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर रेंज हर मतलब जैसे ठीक है ज़ीरोफाइट हैं वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, जो स्कियोफाइट होते हैं उनको लो टेम्परेचर चाहिए, शेड चाहिए। तो ये सबकी अपनी अपनी है, लेकिन सबकी एक अपनी पर्टिकुलर ऑप्टिमम रेंज होती है जिसमें वो बेस्ट ग्रोथ शो करते हैं। Environmental signals such as light and gravity also affect certain phase stage of the growth। ठीक है, ये हम फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म में हम ये देखते हैं कि वो भी किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को, कुछ प्लांट से अवे, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स से अवे जा रहे हैं, जैसे स्टेम जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। तो ये ऐसे ही नहीं है कि बस स्टेम अपने आप से ऊपर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक बनाते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। देन टॉपिक इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड है, बहुत अच्छे से मालूम है आप लोगों को। एक सेल है, डिवाइड हुई, डॉटर सेल्स बनी, हम अरिथमेटिक पैटर्न ही लेते हैं। अब इसमें ये जो है ये तो अभी भी मैरिस्मेटिक है और ये डिवीजन कैपेसिटी लूज कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन कैपेसिटी लूज करके एक पर्टिकुलर टाइप की सेल में, जैसे सपोज मैंने इसको कॉलेनकाइमा में डिफ्रेंशिएट कर, पेरेनकाइमा में डिफ्रेंशिएट, इस ये जो डॉटर सेल है इसमें इलोंगेशन हुआ, ठीक है, एक्सटेंशन हुआ जिसमें वाटर मेन रोल प्ले करेगा, फिर ये एक पेरेनकाइमा सेल में डिफ्रेंशिएट हो गई। ठीक है, वो अपना काम, जैसे लाइक ये मेसोफिल सेल बन गई या बंडल शीट बन गई और अपना काम कर रही है। अब कुछ कंडीशन ऐसी आई कि अब इसे लगता है इसको फिर से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हर एक सेल टॉटिपोटेंट होती, कुछ जीन को बंद कर दिया गया था जिसके कारण वो डिफ्रेंशिएट हो गई थी और दूसरा काम नहीं कर रही थी। अब इसको फिर से हमने क्या किया, डी डिफ्रेंशिएट किया। तो जहां डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में इसने डिवीजन कैपेसिटी को लूज कर दिया था,
डॉटर सेल जब इलोंगेट के बाद मैचुरेशन फेज में आई तो मैचुरेशन फेज में इसने डिवीजन कैपेसिटी को लूज किया और एक पर्टिकुलर टाइप की सेल में ये डेवलप हो गई, दैट इज ये डिफरेंशिएशन हुआ जिसमें उसने डिवीजन कैपेसिटी को लूज करके एक पर्टिकुलर काम को अपने लिए चूज कर लिया है। अब इसको फिर से डिवाइड होना है तो डिफरेंशिएशन में जहां इसने डिवीजन कैपेसिटी को लूज किया तो इसका अपोजिट बोल रहे हैं डी डिफरेंशिएशन, तो इसमें ये डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन कर लेगी, वापस से इसमें डिवीजन कैपेसिटी आ गई। तो ये प्रोसेस जब डिवीजन के एक बार परमानेंट टिश्यू के रूप में चेंज होने के बाद फिर से यदि डिवीजन कैपेसिटी आ जाती है तो उस सेल को हम डी डिफरेंशिएट कहते हैं। अब इसको जितने बार डिवाइड होना है हुई, ठीक है, फिर इसको फिर से एक परमानेंट सेल में या मतलब एक इसको फिर से डिवीजन कैपेसिटी लूज करना है और एक पर्टिकुलर टाइप की सेल में मैच्योर होना है तो इसको हम क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, तो कैंसर के केस में हम क्लियरली देखते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं उनमें डिवीजन कैपेसिटी आ जाती है और वो ट्यूमर प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो तो डिफरेंशिएटेड स्टेज में ही रहता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है, जबकि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो वापस से क्या हो जाता है, डी डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट हुई फिर डी डिफरेंशिएट हुई, आइदर मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ चाहे बिनाइन ट्यूमर हुआ, लेकिन बिनाइन ट्यूमर जो होती हैं उनकी सेल रीडिफरेंशिएट हो जाती हैं, फिर वो डिवीजन स्टॉप कर देती हैं, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर वाली सेल्स हैं वो डिवीजन करती रहती हैं, मेटास्टेसिस वहाँ से टूट के जाएंगी, नए बॉडी पार्ट को इन्वेट करेंगी, वहाँ पे भी डिवीजन चालू करेंगी। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, बिनाइन ट्यूमर जो है वो रीडिफरेंशिएटेड हो चुका रहता है, बिनाइन ट्यूमर पूरा डिफरेंशिएट हुआ, डी डिफरेंशिएट हुआ, फिर रीडिफरेंशिएट हुआ, मतलब रीडिफरेंशिएट हुआ यानी उसने डिवीजन कैपेसिटी को लूज कर दिया और चुपचाप एक ट्यूमर बना करके बैठ चुका है। वो ट्यूमर अब साइज में नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसमें डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो गई है, जबकि मैलिग्नेंट जो है वो डिवाइड होता जा रहा है, वो डी डिफरेंशिएटेड स्टेट में ही रहता है। ओके, देन यही चीजें लिखा हुआ है पूरा। द सेल डेराइव फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू मैचुरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। डिवीजन पावर को लूज करो और एक पर्टिकुलर काम करने लगो। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, कई सारे चेंजेस मैचुरेशन फेज में हमने देखे थे कि थिक वेस्ट सेल वॉल का डिपोजिशन हो गया और प्रोटोप्लाज्म भी उस काम के अकॉर्डिंगली एडेप्ट हो गया कि यदि सिक्रेटरी है तो उसने अपने अंदर बहुत सारी गोल्जी बॉडी को भर लिया, इस तरीके से अपने एक पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग उनके प्रोटोप्लाज्म में भी एडजस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, टू फॉर्म अ ट्रैकेरी, अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं मैचुरेशन का या डिफरेंशिएशन का कि ट्रैकेरी एलिमेंट जो है वो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देती हैं, थिक लिग्निन का फॉर्मेशन कर लेती हैं सेकेंडरी वॉल में, तो ये इसके मैचुरेशन की प्रोसेस ट्रैकेरी एलिमेंट दैट इज जाइलम एलिमेंट की प्रोसेस हम देख रहे हैं। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू ट्रांसलोकेट द वाटर एंड मिनरल। ठीक है, मैंने अभी वो स्ट्रॉ का एग्जाम्पल दिया कि यदि थिक वॉल का डिपोजिशन नहीं होगा तो ट्रैकेरी एलिमेंट की वॉल जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। ओके, देन ये इसी तरीके से कई ये मेसोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएट हुई है, इसमें फिर डी डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। अब जैसे हम, ठीक है, प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition। जैसे कि हम फैलोजन के फॉर्मेशन में देखते हैं, जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में वो डिवीजन नहीं कर रही हैं, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, एपिडर्मिस बस्ट हो गया है और प्रोटेक्शन के लिए कोई लेयर नहीं बची है, तो कॉर्टेक्स की सेल, ग्राउंड मेरिस्टेम जो है उसकी कॉर्टेक्स की सेल डिवीजन कैपेसिटी रीगेन करती हैं, दैट इज वो डी डिफरेंशिएट होती हैं और फैलोजन बना लेती हैं, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जो बाहर की तरफ फैलम और अंदर की तरफ फैलोडम की टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो ये फिनोमिना को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो अंदर ही है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन जो है डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। While doing so, such meristem tissue are able to divide and produce cell that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function। जैसे अब फैलम है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम फैलोडम कहते हैं, ठीक है, फैलम कॉर्क कैम्बियम वो डी डिफरेंशिएट हो गई वापस से।
सॉरी रीडिफ्रेंशिएट हो गई और कॉर्क सेल के रूप में प्रेजेंट हो गई। और जबकि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना था जिसे हम फेलोडम कह रहे हैं वो भी रीडिफ्रेंशिएट हो गई और फूड डिवीजन कैपेसिटी लूज करके फूड वुड स्टोर करने का काम फिर से करने लगी। तो हम क्लियरली जो कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलम जो है वो रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल हो गई। ओके, यही चीज बोल रहा है ये हमने डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जिसे हम फेलोजन भी कहते हैं, रीडिफ्रेंशिएट फैलम एंड फेलोडम। ओके, तो लिस्ट सम ऑफ ये हो गया। व्हाट वुड यू कॉल द पेरेन्काइमा सेल दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जब पेरेन्काइमा सेल में डिवीजन कैपेसिटी आ गई है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटेड, सॉरी डी डिफ्रेंशिएटेड, उसने डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन कर लिया है। डिफ्रेंशिएट होकर के तो वो पेरेन्काइमा बनी थी, डी डिफ्रेंशिएट होकर के उसने फिर से डिवीजन कैपेसिटी की और बार बार डिवाइड होकर के अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट इज कैलस को प्रोड्यूस किया। द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। ठीक है, हमने देखा था कि कंटिन्यूस सेल ऐड होते जाती है, उसको हमने ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोला था। और ये मतलब वो हो सकता है कि डिवाइड हो रहे हैं लेकिन एक टाइम के बाद उनमें डिवीजन रुक जाता है, वो रीडिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं तो वो डिटर्मिनेट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। और यदि वो डी डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में ही है तो वो कंटिन्यूसली सेल को एड ऑन करती रहेंगी। नाउ वी मे से दैट इवन डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। डिफ्रेंशिएशन चाहे तो डिफ्रेंशिएटेड स्टेज में रहेंगे, जरूरत पड़ने पर डी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, तो ये भी ओपन कहलाएगा। आपके पास चॉइस है, ये कर लो या ये कर लो, डिफ्रेंशिएट हो लो या डी डिफ्रेंशिएट हो लो। ठीक है, बिकॉज सेल टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। ठीक है, अब इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक ही, मतलब जो भी है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, इसने डॉटर सेल्स बनाई, यही डॉटर सेल तो सेम टाइप की है, एक स्क्लेरेनकाइमा में डिफ्रेंशिएट हो रही है, एक पेरेन्काइमा में, एक कॉलेनकाइमा में डिफ्रेंशिएट हो रही है। तो नाउ वी विल से दैट इवन डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज सेल और टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। इस सेंस में वो उसको ओपन डिफ्रेंशिएशन ओपन टाइप का होता है कि बना के रख दिया, अब जिसको जिसमें डेवलप कराना है वो करवा लो। ठीक है, द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ अ सेल और टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन। कहाँ पर कौन, एपिडर्मिस है तो उसको क्यूटिकल डिपॉजिट करना पड़ेगा, कॉर्टेक्स है तो फूड को स्टोर करेगी, तो कौन से सेल किस रूप में डिफ्रेंशिएट होने वाली है ये उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ जो सेल बनाई उसको फैलम के रूप में डिफ्रेंशिएट होना पड़ेगा, तो उनकी लोकेशन डिसाइड करती है कि वो कौन सी टाइप की सेल बनने वाली है। ठीक है, अब डेवलपमेंट इज अ टर्म, डेवलपमेंट एक किसी भी लाइफ साइकिल में होने वाले इंटायर चेंजेस का सम जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। यही चीज बोल रहा है। ये प्लांट के केस में सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होगा तो खत्म होगा प्लांट की डेथ, दैट इज सेनेसेंस पे। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल ऑफ अ हायर प्लांट इज गिवन, इट इज ऑल्सो, इसमें देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा है कि इसमें हम एक एक लाइन को हमें करना जरूरी है, कोई सी भी लाइन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखो, ये मेरिस्मेटिक सेल है, मेरिस्मेटिक सेल से डॉटर सेल बनी, उसका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ बोल रहा है, या तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी या उसमें डिवीजन की कैपेसिटी वापस से रहेगी। ठीक है, दो डॉटर सेल बनी, एक जैसे सपोज डिफ्रेंशिएशन पे ले लिया और एक मेरिस्मेटिक ग्रोथ, मेरिस्मेटिक कैपेसिटी बनी हुई है। डिफ्रेंशिएशन जब हो रहा है तो पहले एलोंगेशन होगा, फिर उसके बाद वो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल में मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर सेल हो गई, उसकी जितनी भी लाइफ है उसने सर्वाइव किया, फिर उसके बाद सेनेसेंस हुआ और उसके बाद डेथ हो गई। तो ये होता है, मेरिस्मेटिक सेल है, डॉटर सेल बनाई, या तो वो डिफ्रेंशिएट हो रही है या वो मेरिस्मेटिक रह रही है। डिफ्रेंशिएट हो रही है तो दो फेज में उसमें डिफ्रेंशिएट हो रही है तो पहले एक्सपांड होगी, एलोंगेट होगी, फिर मैच्योर होगी,
फिर ये डिफ्रेंशिएटेड सेल बन गई, मैच्योर सेल बन गई, दैट इज डिफ्रेंशिएटेड सेल बन गई। फिर उसमें सेनेसेंस हो जाएगा जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी। आइदर यू कैन टेक इट एज सिंगल सेल या एक प्लांट पार्ट के रूप में भी इसको यही देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, देन प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस। हाँ, ये प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी यानी इनमें एक कैपेबिलिटी रहती है कि डेवलप, मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो अपना शेप को भी चेंज करती रहती है। यहाँ सिंपल तरीके से हम यही समझते हैं। ठीक है, तो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी स्टेज में हमें वही चीज़ दूसरे शेप में दिखाई दे रही है, किसी दूसरे फेज में किसी कोई और शेप की। जैसे यहाँ पर ये बताया कि एक ये लीफ शुरू में ऐसी दिखाई दे रही है, तो जब मैच्योर स्टेज आएगी या जुवेनाइल फेज में ये ऐसी दिखाई दे रही है, तो मैच्योर फेज में उसका शेप जो है ऐसा है। तो वो उसकी नीड है, इस वजह से उसको शेप चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है एक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स से वो अपने डिफरेंट काइंड स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती है, उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे हेट्रोफिली, हेट्रो यानी फाइली यानी लीफ, हेट्रो यानी डिफरेंट। ठीक है, होमो यानी सेम, हेट्रो यानी डिफरेंट, डिफरेंट शेप की लीफ जो हम देखते हैं कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर में। ठीक है, ये हेट्रोफिली को शो करती हैं। इन प्लांट में जुवेनाइल प्लांट जो होता है वो डिफरेंट शेप की लीफ शो करता है, जबकि मैच्योर स्टेज में इनकी लीफ का शेप डिफरेंट होता है। ये दिया होगा एग्जाम्पल में, ये देखो, ये जुवेनाइल फेज में लार्कस्पर की लीफ ऐसी दिखाई दे रही है, जबकि एडल्ट में ऐसी दिखाई देती है। धनिया को भी आप कभी थोड़े सा धनिया को यदि सॉइल में डालो तो जो पहली लीफ बनती है उसका शेप एंटायर टाइप का होता है, फिर जो मैच्योर लीफ होती है वो इसी तरीके से कटी फटी हमें दिखाई देती है। वैसे एनवायरमेंटल हेट्रोफिली में देखते हैं तो यहाँ पर रेननकुलस या बटरकप जो होता है उसकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होगा, जमीन में उगेगा, तो उसकी लीफ का शेप ऐसा दिखाई देगा। लेकिन जब वाटर में ग्रो करेगा तो इसकी लीफ ऐसी होंगी, क्योंकि यदि ये इंटायर लीफ होगी ना तो पानी उसको फाड़ेगी, तो इसलिए वाटर करंट यहाँ से आसानी से निकल जाए, इस वजह से ये इस तरीके से फर्केशन या डिसेक्शन शो करती है। तो वो उनकी नीड है। ओके, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि बटरकप जो है, जो रेननकुलस है, उसकी वाटर वाली जो लीफ है वो ऐसे कटी फटी दिखाई देती है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल होती है वो पूरी की पूरी एंटायर दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ 4 हमने नाम पढ़ा है, दैट इज कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर और रेननकुलस, दैट इज बटरकप। तो बटरकप जो है वो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली शो कर रहा है, जबकि कॉटन, लार्कस्पर एंड कोरिएंडर जो हैं वो डेवलपमेंटल हेट्रोस्पोरी, 2 डिफरेंट, जुवेनाइल में अलग और एडल्ट प्लांट में अलग लीफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ग्रोथ हुई, सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई, वो डिफरेंशिएट हुई और उसके कारण लाइफ की एक के बाद एक स्टेज आते गई, दैट इज डेवलपमेंट को हमने यही बोला है। जैसे प्लांट के केस में सीड जर्मिनेशन से लेकर के डेथ तक की स्टेज जो है वो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं। तो ग्रोथ, देन डिफरेंशिएशन, और जिसके कारण डिफरेंट स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वही चीज को हमने बोला कि डेवलपमेंट का कारण ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन है, जिसके कारण डिफरेंट स्टेजेस लाइफ की आती जाती हैं। डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में हम जेनेटिक फैक्टर लेंगे और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट में PGR लिखते हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करो, हाँ, इसमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंट्रिंसिक फैक्टर के बाद देखें तो जेनेटिक है, जो कि इंट्रासेलुलर होते हैं, और जो इंटरसेलुलर फैक्टर है जैसे केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन, वो इंटरसेलुलर होते हैं। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हम पूरे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर के रूप में लेंगे। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन की बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, डिफरेंट केमिकली ये कई डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो हैं फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन का रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर इंडोल कंपाउंड जो है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA दैट इज ऑक्सिन है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एडेनिन डेरिवेटिव दैट इज 6 परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन जो है ये साइटोकाइनिन को रिप्रेजेंट करता है। कैरोटीनॉइड जो है, कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर दैट इज एब्सिसिक एसिड को बनाते हैं, जबकि जो जिब्रेलिक एसिड जो हैं, जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, वो केमिकली टर्पिन्स होते हैं, और इथाइलिन जो है वो गैसेस होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड है, टर्पिन्स जो है केमिकल, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन जो है केमिकली टर्पिन्स हैं, और जो इथाइलिन है वो गैस है, और इंडोल कंपाउंड जो है ऑक्सिन है, और एडेनिन डेरिवेटिव जो है, एडेनिन यानी डीएनए की स्ट्रक्चर आ जाएगी ना, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो वो जो है 6 परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन होते हैं। देन PGR दैट इज फाइटोहार्मोन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। एक ग्रोथ प्रमोटर जिसमें हम ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन को रखते हैं, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन, ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो ग्रोथ को रिटार्ड करना भी पड़ता है। ये नहीं कि कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी हम अपनी मर्जी से चलते जाएं। यदि एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है, स्ट्रेस कंडीशन में है, तो उस समय प्लांट को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करना पड़ता है। तो ये नहीं समझिए कि एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन जो है वो बुरी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट्स को सर्वाइव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो PGR हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में। रेगुलेटर में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, सॉरी रेगुलेटर नहीं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हमने इंडोल मतलब ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन को रखा, और इनहिबिटर में हमने इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को रखा। एक्चुअली इथाइलिन के कई सारे फंक्शन ग्रोथ प्रमोटर के भी होते हैं, लाइक लैटरल एक्सपांशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो एक तरीके से बीच का है। बट यदि आपको क्वेश्चन में पूछता है तो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में काउंट होते हैं, और बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछता है कि कुछ इनहिबिटर का फंक्शन है और कुछ ग्रोथ प्रमोटर का फंक्शन है, तो वो हार्मोन इथाइलिन होता है, जो बीच का होता है इन दोनों का, ठीक है। PGR of the other group play an important role in plant response to wound। ये सब जो wound और stresses में जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये जैसे लाइक डॉर्मेंसी और एब्सिशन में। तो इन्हें, ये जो है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, इन्हें इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी कहा जाता है, हमने शुरू में ही देख लिया था, ठीक है। तो इतना हमने अभी देखा। अब ठीक है, अब इसको आगे लेते हैं। अब जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनकी डिस्कवरी यदि हम देखें तो सेरेंडिपिटी में देखने को मिलती है, मतलब एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हो गए, और वो कहीं मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल वे में ही उनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये शुरू में आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में इनको जरूर पढ़ा होगा, सेरेंडिपिटी में। यहाँ पर जब हम इनकी डिस्कवरीज की देखते हैं तो यही बोल रहा है, इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ PGR या फाइटोहार्मोन हैव बीन एक्सीडेंटल। एट दिस ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ, अब पहले हम ऑक्सिन का देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सिन की डिस्कवरी से के रिलेशन में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले जूलियन वॉन सेक, इनका नाम हमने कहाँ पढ़ा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, कि उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ठीक है। उन्होंने बता दिया था, इनका ऑब्जर्वेशन था कि प्लांट में जरूर कुछ ऐसा केमिकल होता है जो ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे दैट इज फ्रांसिस डार्विन कैनरी ग्रास पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब यदि हम ये जो कोलियोप्टाइल है ग्रास पर, उनके सीडलिंग पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यदि हम इसको एक साइड से लाइट प्रोवाइड कराते हैं, ओके, एक साइड से लाइट प्रोवाइड कराते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक साइड से लाइट प्रोवाइड कराने पर इसमें कोलियोप्टाइल टिप पर बेंडिंग देखने को मिलती है, लाइट के साइड पर बेंडिंग देखने को मिलती है, ओके। तो ये जो है इस तरीके से फोटोट्रॉपिज्म को डिस्कवर किया गया था। जस्ट मिनट। तो
इस तरीके से डार्विन को फोटोट्रॉपिज्म की डिस्कवरी का भी क्रेडिट है। तो यहाँ पर ये हमेशा उन्होंने देखा कि जब भी एक यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड कराई जाती है, यूनिलैटरल लाइट यानी सिर्फ एक डायरेक्शन, यानी इसमें यहाँ पर पूरा ब्लैक है और ये जो कोलियोप्टाइल टिप को सिर्फ हम ये पूरे एक होल से यहाँ लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, तभी ये फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस देखने को, मतलब दैट इज बेंड, कोलियोप्टाइल टिप का लाइट के साइड बेंडिंग देखने को मिलता है। तो इसका एग्जैक्ट कारण क्या था ये बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन फोटोट्रॉपिज्म ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉयसन एंड जेनसन ने यही एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने, हाँ, इन्होंने किस में काम किया था, कैनरी ग्रास में काम किया था, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। ये ग्रास है यानी पोएसी फैमिली का मेंबर है और इसका बॉटनिकल नेम फेलेरिस कैनारेंसिस है, ठीक है। फिर इसके बाद बॉयसन एंड जेनसन ने जिस पे काम किया वो एवेना कोलियोप्टाइल, एवेना यानी ओट, ठीक है, आजकल बहुत नाम में रहता है ये भी। तो ओट के कोलियोप्टाइल पर काम किया उन्होंने। क्या किया, इसके कोलियोप्टाइल के टिप को कट कर लिया और कट करने के बाद यहाँ पर एक अगर ब्लॉक रखा, फिर उसके ऊपर ये कटा हुआ कोलियोप्टाइल टिप रखा। तो उन्होंने और फिर यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड करी, तो फिर से देखा कि बेंडिंग हो रही है। फिर उन्होंने इसमें एक बार इसकी जगह जो है एक माइका की स्ट्रिप रख दी। तो देखो, जब अगर ब्लॉक रखेंगे तो वो तो पोरस होता है, तो जो भी ऊपर कुछ बन रहा था, जो एक्चुअली हमें मालूम है ऑक्सीजन बन रहा था, वो उससे डिफ्यूज हो सकता था। लेकिन यदि हम एक मेटल प्लेट रख देंगे या माइका की एक लेयर रख देंगे, तो यहाँ जो भी बन रहा था वो यहीं तक हुआ, वो नीचे डिफ्यूज नहीं हुआ। तो अब इसको हम यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड कराएंगे तो ये वाला प्लांट जो है वो बेंडिंग शो नहीं करेगा, फोटोट्रॉपिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि जो ऊपर बन रहा था तो ये मेटल स्ट्रिप ने उसे नीचे नहीं आने दिया, जबकि अगर ब्लॉक रखने पर ये नीचे आने दिया, तो इस वजह से ये लाइट की तरफ अपना उसने सिर घुमा लिया। फिर उसके बाद पाल का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने भी कोलियोप्टाइल टिप को अलग किया और फिर उसको इस साइड रखा, एसिमेट्रिकली कोलियोप्टाइल टिप को प्लेस किया, ये कोलियोप्टाइल टिप को प्लेस किया और फिर यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड की, तो भी देखा कि ये बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद वेंट ने, जिन्होंने एवेना कोलियोप्टाइल का बायोएसे भी किया था, फिर ये फाइनली ये पता चला कि एक्चुअली ऑक्सीजन है जो टिप पर सिंथेसाइज होकर के बेसिपिटल मूवमेंट शो करता है, नीचे की तरफ डिफ्यूज होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिज्म के लिए। फोटोट्रॉपिज्म के लिए यूनिलैटरल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट का मिलना जरूरी है। हम भी देखते हैं कि हम कोई भी प्लांट को यदि अपने घर में ग्रो करा रहे हैं और तो जहाँ सनलाइट मिलती है वो उस साइड टर्न हो जाता है। तो उसका रीज़न एक्चुअली ये होता है कि ये जो टिप पर ऑक्सीजन बन रहा है और यदि इसको पूरे टिप पे बन रहा है, पूरे को ब्रॉड बनाते हैं, ठीक है, ये है, यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है, ये सब साइड से डिफ्यूज होकर के नीचे आ रहा है। अब जब मैंने इसको यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड की तो क्या होता है कि इस साइड वाला जो ऑक्सीजन है ये लाइट में इनएक्टिवेट हो जाता है। तो लाइट में इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये यहाँ पर सेल इलोंगेशन और इन सब के लिए इस साइड तो नीचे आ रही, तो ये सब इलोंगेशन हमें देखने को मिल रहा है, सेल इलोंगेशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ कोई सा भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ सेल जो है वो छोटी साइज की, जितनी साइज की है उतनी ही साइज की रह गई। अब ये वाला पोर्शन लंबा होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, तो इस साइड का सपोर्ट मिलेगा तो वो डेफिनेटली इस साइड की बेंडिंग शो करेगा। तो सिंपल यूनिलैटरल लाइट देने पे ये होता है कि उस साइड का जो ऑक्सीजन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जबकि उसकी अपोजिट साइड का, जिस साइड लाइट नहीं पड़ रही है, वहाँ का ऑक्सीजन नीचे डिफ्यूज होकर के सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो सेल लंबी होती हैं और जस्ट सनलाइट की तरफ इस तरीके से टर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ये फोटोट्रॉपिज्म का था। तो ये इन्होंने यही लिखा है, ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्ड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. ऑक्सीन को किसने, F.W. वेंट ने यूरिन से आइसोलेट किया था फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ठीक है। देन सबसे पहले लेकिन ऑक्सीजन का जो आइसोलेशन है वो यूरिन से आइसोलेट किया गया था इसे। देन एक्सपेरिमेंटल, ये चीज वही जो हमने एक्सपेरिमेंट्स को देखा था। अब दूसरा जो है जिब्रेलिन, जो दूसरा फाइटो हार्मोन है, उसकी भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी। ये जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई,
उसको याद रखिए कि एस्कोमाइसिटिस फंजाई है, ठीक है। इसका जो मेंबर है जो जिसे हम फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मिस कहते हैं, उसमें हमें सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखाई देती, तो फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मिस को हम किस में रखते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। इसके जिन माइसेलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है तो उसको हम फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मिस को ही हम जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहते हैं, और ये एस्कोमाइसिटिस मेंबर है। तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी के लिए बेकानी डिजीज, दैट इज बेकानी डिजीज, जापानीज लैंग्वेज में बेकानी मीन्स फुलिश सीडलिंग, डिजीज ऑफ राइस में ये खोजा गया था, ठीक है। कुरोसावा जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो राइस के सीडलिंग है कुछ बहुत ज़्यादा लंबाई दिखाते हैं, और फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक्चुअली जब इन राइस की सीडलिंग का फिल्ट्रेट हम हेल्दी दूसरे में भी डालते हैं तो उनमें भी हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सीडलिंग की लेंथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको बाद में पहचाना गया कि ये एक्चुअली जो ये फंगस है ये जिब्रेलिक एसिड को सिक्रीट करता है, जो कि ऑक्सिन भी वीक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड भी वीक एसिड है, और ये जो होता है वो इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण प्लांट की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो जापान में भी राइस की इंपॉर्टेंस, जापान, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पर मेन जो मतलब स्टेपल डाइट है, वर्ल्ड की स्टेपल डाइट जो है वो राइस है, मेन डाइट जो है वो राइस है। तो ये होता था, इसके कारण क्या होता था, प्लांट की लेंथ बढ़ जाती थी, राइस प्लांट की, ठीक है, जो नॉर्मली छोटे होते थे, और इनमें इनकी बालियां, ईयर जो है, चावल की बालियां मतलब जो धान की बालियां हैं वो जब होती थी तो ये थोड़ा भी यदि एनवायरनमेंट में विंड चली, तेज विंड चली या रेन हुई तो ये ससेप्टेबल हो जाती थी, ये वेट को बेयर नहीं कर पाती थी, गिर जाती थी और क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो ये हमें भले ही कैसा भी लगे कि इंटरनोडल इलोंगेशन कर रही हैं, प्लांट की हाइट बढ़ा रही हैं, लेकिन जो ग्रासेस हैं वो तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते, उनके स्टेम वीक होते हैं, तो थोड़ी भी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस में इनमें लॉजिंग देखने को मिलता था, जिससे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती थी, ठीक है। तो कुरोसावा जो है उन्होंने जिब्रेलिक एसिड को खोजा और यबुता एंड सुमिकी ने इसको आइसोलेट किया था। अभी बहुत सारे मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड्स के बारे में हमें मालूम है। द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाई एज जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड केमिकली टर्पिन्स है। देन स्कूक एंड मिलर ने साइटोकाइनिन को खोजा था। वो क्या कर रहे थे, टोबैको दैट इज निकोटियाना टोबैकम जो होता है उसकी पिथ, स्टेम की पिथ सेल को कल्चर कर रहे थे, और वो चाहते थे वो जो सेल को कल्चर कर रहे हैं वो जल्दी से कैलस प्रोड्यूस करें, बट वो हो नहीं रहा था। उन्होंने बहुत सारे, उस समय तक ऑक्सिन की खोज हो चुकी थी, ऑक्सिन डाला, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो जैसे फ्रस्ट्रेशन होता है, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वहीं लैब में एक बॉटल में पुराना डीएनए का सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, स्कूब ने ला करके उसको इस कल्चर मीडियम में डाल दिया। तो थोड़े दिनों बाद देखा कि यहाँ तो कैलस का फॉर्म हो गया। फिर उन्होंने यीस्ट के एक्सट्रैक्ट डाला तो भी देखा कि हाँ ये कैलस फॉर्मेशन यानी सेल डिवाइड होना चालू हो गई। थोड़ी सी सेल ली, 10 सेल ली, कैलस बना 100 सेल का, तो यानी सेल डिवीजन ही तो हुआ। तो जब डीएनए डिग्रेडेड मतलब पुराना डीएनए उन्होंने डाला तो उन्होंने देखा कि 10 सेल जो थी वो जल्दी जल्दी डिवाइड होकर के कैलस प्रोड्यूस कर ली। यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाला तो भी यही रिजल्ट हुआ। फिर उन्होंने फ्रेश डीएनए डाला तो उनको ये कैलस फॉर्मेशन नहीं दिखा। तो फिर उनको इतना तो आइडिया हो गया कि डीएनए का डिग्रेडेड सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है इस सेल डिवीजन के लिए। फिर उस केमिकल को आइडेंटिफाई किया गया तो वो निकला 6-फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, दैट इज एडेनिन निकला। अब एक बार पता चल गया कि हाँ ये है, तो उसके बाद तो हम बहुत सारी उस सेम स्ट्रक्चर वाले केमिकल्स को हम ऐसे साइटोकाइनिन यूज करने लगे, ठीक है। तो स्कूक एंड मिलर जो है वो ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द internodal segment of tobacco stem the callus proliferated only if in addition to auxin the nutrient medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissue दो जिसमें डीएनए होता है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट दो या कोकोनट मिल्क दो या डीएनए दो। मिलर ने इसको बाद में बताया कि एक्चुअली 6-फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन है जिसे बाद में काइनेटिन कहा गया, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मेन, ये जो हैं ये एब्सिसिक एसिड हैं, डिफरेंट टाइप के एब्सिसिक एसिड हैं। इनको बाद में केमिकली
मतलब सबकी केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसी है और इन्हें बाद में नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। और क्यूजिन जो है उन्होंने भी कंफर्म, इन्होंने इथाइलिन के बारे में बताया कि जो राइपनिंग पकते हुए बनाना या ऑरेंजेस हैं उससे जो केमिकल रिलीज होता है वो फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये वोलेटाइल सब्सटेंस को इथाइलिन के रूप में बाद में पहचाना गया। तो ये थी प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी से रिलेटेड, मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हैं ये सारी की सारी। ओके, अब सेकेंड लेक्चर में हम इनका फंक्शन देखते हैं, फोटोट्रॉपिज्म और वंडलाइजेशन। ये टॉपिक डेफिनेटली, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मतलब जो पढ़ा है सिंपल एक थ्योरी सा है, समझाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर अब जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के फंक्शंस पढ़ेंगे तो जो बोल्टिंग है या एपिकल डोमिनेंस है या रिचमंड लैंग इफेक्ट है, ये चीज़ें थोड़ा बहुत समझने की है। बाकी आपको एक एक फंक्शन को बहुत अच्छे से याद करके रखना होगा। एंड डेफिनेटली फिर फोटोट्रॉपिज्म थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है जिसमें फाइटोक्रोम का रोल पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू, टेक केयर।